आज हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 175 साल से भी ज्यादा पहले एक महिला ने भारत में लड़कियों को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल खोला। उस लड़ाई की शुरुआत के बावजूद आज भी भारत में लैंगिक असमानता की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? यही सवाल है। क्या हम सही लड़ाई नहीं लड़ रहे या ये जड़ें हमारी सोच से भी ज्यादा गहरी हैं? और ये आज की हमारी बातचीत का बिल्कुल सही केंद्र है। और इस पहेली को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सवाल है। जो हमारे स्रोतों का आधार है। ये सवाल हमें सीधे समस्या की जड़ तक ले जाने का रास्ता दिखाता है, एक तरह से। और वो सवाल है, भारत में लैंगिक असमानता के लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? इस संदर्भ में सावित्रीबाई फुले के योगदान का विवेचन कीजिए। तो आज हम इस सवाल का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बल्कि हमारे स्रोतों की मदद से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। ये मुख्य कारक या मेन फैक्टर्स, ये आखिर है क्या? बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत जो बताते हैं उसमें पहला और शायद सबसे गहरा कारक है संरचनात्मक पितृसत्ता या स्ट्रक्चरल पेट्रियार्की। ये कोई एक नियम या कानून नहीं है। ये समाज के, आप कह सकते हैं, ताने बाने में बुनी हुई एक सोच है। जो ये मानकर चलती है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा ताकतवर हैं। ये हमारे रिवाजों में है, हमारी भाषा में, यहाँ तक कि हमारे घरों की बनावट में भी नजर आती है। ये बात बहुत दिलचस्प है। एक स्रोत में मैंने पढ़ा, 19वीं सदी के कुछ लेखों का जिक्र था, जहाँ स्त्री को घर की लक्ष्मी तो कहा गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसे संपत्ति या अपने जीवन से जुड़ा कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं था। सही बात। ये तो सम्मान के पर्दे के पीछे अधिकार छीनने का एक क्लासिक उदाहरण हुआ। वाह, मतलब आपको देवी बना दिया ताकि आप इंसान होने के अधिकार ही न मांग सकें। Exactly. और इसी पितृसत्ता से दूसरा मुख्य कारक जुड़ा है ज्ञान तक पहुंच की कमी। और ये कोई हादसा नहीं था कि महिलाओं को सदियों तक शिक्षा से दूर रखा गया। ये एक सोचा समझा तरीका था उन्हें कंट्रोल करने का। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कई पुराने ग्रंथों में साफ साफ लिखा था कि अगर औरत पढ़ लिख गई तो वो बिगड़ जाएगी या परिवार टूट जाएगा। ओहो। असल में डर इस बात का था कि अगर वो पढ़ लिख गई तो वो सवाल पूछेगी। हाँ, वो अपने अधिकारों की मांग करेगी। बिल्कुल। अज्ञानता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि जो स्टेटस को है वो बना रहे। हाँ, और जाहिर है इसका सीधा नतीजा तीसरे मुख्य कारक के रूप में सामने आता होगा, आर्थिक निर्भरता, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। बिल्कुल। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो अच्छी नौकरी के मौके नहीं है, और अगर पैसे नहीं है तो आप पूरी तरह से अपने परिवार के पुरुषों पर निर्भर है। पहले पिता, फिर पति और फिर बेटा। ये तो एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। बिल्कुल। और ये तीनों कारक, पितृसत्तात्मक सोच, शिक्षा की कमी और आर्थिक निर्भरता, ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। ये एक ऐसा जार बनाते हैं जिससे बाहर निकलना किसी एक महिला के लिए उस समय लगभग नामुमकिन था। और यहीं पर इस अंधेरे में एक नाम रोशनी बनकर सामने आता है, सावित्रीबाई फूले। यहाँ से बात असल में रोमांचक हो जाती है, क्योंकि सावित्रीबाई फूले का काम सिर्फ समाज सेवा नहीं था। नहीं, वो इन तीनों कारकों पर एक सीधा और सोचा समझा हमला था। हम सब जानते हैं कि उन्होंने स्कूल खोले, लेकिन हमारे स्रोत जो कहानी बताते हैं वो कमाल की है। 1858 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में जब उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला तो उसमें सिर्फ 9 लड़कियां थी। सिर्फ 9? और समाज ने उन्हें बाहर कर दिया। लोग उन पर कीचड़, गंदगी, यहाँ तक कि गोबर फेंकते थे जब वो स्कूल जाती थी। और वो जो कीचड़ फेंकने वाली बात है ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि जब भी कोई महिला पितृसत्ता के बनाए दायरे को लांघने की कोशिश करती है, तो समाज उसे गंदा करने की, उसके चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश करता है। सही बात है। स्रोत ये बताते हैं कि सावित्रीबाई अपने साथ थैले में हमेशा एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी। अच्छा। स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी बदलती और फिर बच्चों को पढ़ाती। वो साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, वो उनका रोज का संघर्ष था, उनका दृढ़ संकल्प था। वाह, ये डिटेल तो रोंगटे खड़े कर देती है। और उनका योगदान सिर्फ स्कूल खोलना नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो किया वो और भी क्रांतिकारी था। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने स्कूल का जो पाठ्यक्रम था, करिकुलम, वो भी खुद तैयार किया। हाँ। जिसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषय थे। उस जमाने में ये सोचना भी पाप था कि लड़कियां वेद पुराण के अलावा कुछ और भी पढ़ सकती हैं। सही बात। वो उन्हें सिर्फ साक्षर नहीं बनाना चाहती थी, वो उन्हें सोचने, समझने और सवाल करने की ताकत देना चाहती थी। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है।
सावित्रीबाई सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं लड़ रही थीं, वो खास तौर पर दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए लड़ रही थीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उस समय समाज में भेदभाव की कई परतें थीं। एक तो आप महिला हैं और ऊपर से आप एक नीची समझी जाने वाली जाति से हैं। सावित्रीबाई ने इस दोहरे शोषण को पहचाना। उनके संघर्ष में लैंगिक और जातीय असमानता दोनों एक दूसरे से गुंथे हुए थे। मतलब आज हम जिसे इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। बिल्कुल, वो उसकी समझ 1700 साल पहले रखती थी। कमाल है। तो उनका काम सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था, वो तो समाज के पूरे ढांचे को ही चुनौती दे रही थी। हाँ, क्या उनके काम के कुछ और भी पहलू थे जो इन मुख्य कारकों पर असर डालते थे? बिल्कुल। 1852 में उन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह खोला ताकि उन्हें शोषण से बचाया जा सके और उनके बच्चों को एक सुरक्षित जीवन मिल सके। अच्छा। उस दौर में कई विधवाएं गर्भवती हो जाती थीं और समाज के डर से या तो आत्महत्या कर लेती थी या अपने नवजात बच्चे को मार देती थीं। सावित्रीबाई का आश्रय गृह इन औरतों और बच्चों के लिए एक जीवन दान था। तो अगर हम इसे जोड़कर देखें, पितृसत्तात्मक सोच के जवाब में उन्होंने महिलाओं को एकजुट किया, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। हाँ। शिक्षा की कमी के जवाब में उन्होंने स्कूल खोले और आर्थिक निर्भरता को तोड़ने की दिशा में ये पहला कदम था, क्योंकि शिक्षा ही आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलती है। सही। ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लगता है। ये एक क्रांति का ब्लूप्रिंट था। वो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रही थी, वो बीमारी की जड़ पर हमला कर रही थी। वो समझती थी कि सच्ची आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकती, वो सामाजिक और बौद्धिक होनी चाहिए, और उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा थी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, सावित्रीबाई ने शिक्षा की लड़ाई लड़ी और एक तरह से जीती भी। आज भारत में लड़कियां स्कूल जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, बड़े बड़े पदों पर काम कर रही हैं। तो फिर लैंगिक असमानता आज भी इतनी बड़ी सच्चाई क्यों है? बहुत जरूरी सवाल है। क्या वो कारक आज भी मौजूद हैं जिनके खिलाफ सावित्रीबाई ने लड़ाई लड़ी थी? देखिए, इसका जवाब है हाँ और नहीं। उन कारकों का रूप बदल गया है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जिंदा है। अच्छा, कैसे? संरचनात्मक पितृसत्ता को ही लीजिए। आज शायद कोई खुलकर ये न कहे कि औरतें कमजोर होती हैं। नहीं, अब नहीं कहता कोई। लेकिन जब ऑफिस में प्रमोशन की बात आती है तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि महिला कर्मचारी शादी के बाद या माँ बनने के बाद उतना कमिटमेंट नहीं दिखा पाएगी। हाँ, ये होता है। ये वही पुरानी सोच है, बस नए कपड़ों में। और शिक्षा की कमी का भी रूप बदल गया है। आज लड़कियों को स्कूल जाने से शायद गोबर फेंक कर ना रोका जाए, लेकिन स्रोत बताते हैं कि कई परिवारों में लड़कों की हायर एजुकेशन पर ज्यादा खर्च किया जाता है। सही बात है। लड़कियों को अक्सर बेसिक डिग्री के बाद शादी करने के लिए कहा जाता है या फिर उन्हें सुरक्षित माने जाने वाले करियर चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। इसे मैं अवसरों की असमानता कहूंगा। बिल्कुल। और अब इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है, डिजिटल डिवाइड। हाँ। इंटरनेट आज के दौर में ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी लड़कियों के पास लड़कों के मुकाबले मोबाइल फोन और इंटरनेट की पहुंच कम है। ये 21वीं सदी में ज्ञान तक पहुंच को रोकने का नया तरीका है। और जो महिलाएं ऑनलाइन आती भी हैं, उन्हें जिस तरह की ट्रोलिंग और हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, वो भी उन्हें चुप कराने का एक तरीका है। ये उस कीचड़ फेंकने का डिजिटल वर्जन है। बिल्कुल। और आर्थिक निर्भरता, आज महिलाएं काम तो कर रही हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्लास सीलिंग की बात होती है, जहां एक लेवल के बाद महिलाओं का ऊपर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। समान काम के लिए असमान वेतन की समस्या आज भी मौजूद है। और घर के कामों का बोझ, वो आज भी काफी हद तक महिलाओं पर ही है, जिसे अनपेड लेबर कहते हैं, और जिसका हमारी अर्थव्यवस्था में कोई हिसाब ही नहीं होता। तो आप देख रहे हैं, लड़ाई का मैदान बदल गया है, लेकिन लड़ाई वही है। सावित्रीबाई ने हमें पहला और सबसे जरूरी हथियार दिया, शिक्षा। लेकिन आज हमें उस लड़ाई को नए मैदानों पर लड़ना है, दफ्तरों में, संसद में, ऑनलाइन स्पेस में, और सबसे जरूरी हमारे अपने घरों और दिमागों में। सही बात। उनका मॉडल ज्ञान के जरिए सशक्तिकरण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें बस उस ज्ञान की परिभाषा को
आज के कॉन्टेक्स्ट में विस्तार देना होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हमने देखा कि कैसे लैंगिक असमानता की जड़ें कुछ गहरे और आपस में जुड़े हुए कारकों में हैं, पितृसत्ता, शिक्षा की कमी और आर्थिक निर्भरता। और कैसे सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ एक समाज सुधारक की तरह नहीं बल्कि एक रणनीतिकार की तरह इन सभी जड़ों पर एक साथ हमला किया। बिल्कुल। उनका हथियार शिक्षा था और उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण था जहां हर इंसान को लिंग या जाति की वजह से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत की वजह से आंका जाए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो एक मशाल जलाकर गई थी जिसे आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये सवाल हमें यही सिखाता है कि वर्तमान की समस्याओं को समझने के लिए हमें इतिहास की तरफ देखना ही होगा, क्योंकि जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं उसकी नींव बहुत पहले किसी ने अपने खून पसीने से रखी थी। हमें ये समझना होगा कि एक लंबी कहानी का हिस्सा है। जाते जाते एक विचार मन में आता है। बताइए। सावित्रीबाई ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया क्योंकि उनके समय में महिलाओं को सबसे ज्यादा उसी चीज से वंचित रखा गया था। सही। अगर वो आज जिंदा होती और हमारे समाज को देखती तो उनकी नजर में आज का वो मुख्य कारक क्या होता? आज वो कौन सी सबसे जरूरी शिक्षा है जो महिलाओं को व्यवस्थागत रूप से नहीं दी जा रही है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। शायद वित्तीय साक्षरता है या लीगल राइट्स के बारे में जानकारी हो सकता है, या शायद यह आत्मविश्वास की शिक्षा हो कि आप सार्वजनिक जगहों पर, चाहे वो दफ्तर हो या इंटरनेट, बिना डरे अपनी जगह बना सकती हैं। या फिर ये समझने की शिक्षा कि घर का काम भी एक काम है और उसकी भी इज्जत और कीमत होनी चाहिए। सही बात है। सोचने वाली बात ये है कि आज के दौर की सावित्रीबाई किन स्कूलों को खोलने पर अपना जीवन लगाती। इस सवाल पर सोचना शायद हमें अपनी आज की लड़ाई की दिशा तय करने में मदद कर सकता है।